नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाली है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी। पूरे चैप्टर को मैं समझाऊंगा, सारी चीजों को आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतनी गारंटी मेरी। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं चीजों को कि क्या है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आप लोग ने आर्ट्स क्लास चूज किया है, उसमें से आपके पास पोल साइंस आया है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पॉलिटिकल साइंस से घबरानी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस से क्यों नहीं घबरानी है? क्योंकि आप पढ़ रहे हो विकास स्टडी पॉइंट पे, और यहाँ पे हर एक चीज को बहुत ही बखूबी ढंग से पढ़ाया जाता है, जो कि आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हमसे स्टडी किए हैं, और जो बच्चे हमारे ऐप पे पढ़ते हैं, ऐप भी अपना है विकास स्टडी पॉइंट का, वहां पर भी बच्चे स्टडी करते हैं ना। तो चलिए पहले यहाँ पे हम चीजों को करते हैं और फिर हम आगे चीजों को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, चैप्टर का आपका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भैया संविधान का क्या अर्थ होता है, संविधान का क्या मतलब होता है, संविधान आखिर हम कह किसको रहे हैं। तो देखिए, संविधान बेसिकली हम कह किसको रहे हैं, संविधान एक नियमों कानूनों का एक तरीके से समझिए दस्तावेज है। संविधान एक पुस्तक है, एक बुक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। उसमें क्या है, उसमें नियम और कानून लिखे गए हैं, और ये क्यों लिखे गए हैं, ताकि एक देश के नागरिकों को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, तो जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, संविधान की बात करूंगा, तो आपको ये तीन बातें याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे नंबर वाली पहली वाली बात करें तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लिखित दस्तावेज है या फिर लिखित पुस्तक है, सबसे पहले आप ये बात करोगे। दूसरे नंबर पे चीज जो याद होनी चाहिए कि अब लिखित दस्तावेज है तो कुछ ना कुछ चीजें तो लिखी गई होंगी। तो क्या लिखी गई है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, मतलब नियम और कानून लिखे गए हैं। और तीसरे नंबर पे ये किस लिए लिखे गए हैं, ताकि किसी भी देश को अच्छे से चलाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके, मतलब स्मूथली रन किया जा सके। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए, चीजों को आपके सामने किस तरीके से रखा गया है। संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित पुस्तक है या लिखित दस्तावेज है। इसमें नियम कानून लिखे गए हैं, और इसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है, इसे ही संविधान कहते हैं। जैसा कि आप इस साइड में देख सकते हो, ये है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स और ए बुक in which rules and regulations are written through which any country is run smoothly, और इसी को हम कहते हैं संविधान। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तीन बातें बस याद रखना, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है या फिर लिखित पुस्तक है, इसमें नियम कानून लिखे गए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए, और इसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है, उसे ही हम कहते हैं संविधान। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं संविधान की कुछ और भी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें करवाई जाएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज छूट ना जाए। इसी वजह से कुछ और बातें भी संविधान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके स्कूल में किस किस टाइप से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, कई बार इसका जो डेफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में, यानी कि गवर्नमेंट को रूल करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है, सपोर्टिव होती है, इसी को हम कहते हैं संविधान। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट थ्रू विच ए कंट्री इज रन स्मूथली, दैट इज ए रिटन बुक विच इज हेल्पफुल इन द रनिंग द गवर्नमेंट, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि आखिर ये संविधान ना क्या काम करता है। सबसे पहले समझिए, संविधान अभी हमने समझा कि एक प्रकार का नियम कानून का बुक है। अब रूल्स रेगुलेशन लिखे गए, इसके द्वारा देश को चलाया जाता है। सबसे पहले नियम कानून का जो इंपॉर्टेंस है उसको आप समझिए। जैसे आपको एक बात पता है कि आपका एक छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, परिवार को भी चलाने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है, जो कि पिताजी रूल्स बनाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करना है, इस समय आपको घर में आ जाना है, ऐसे काम करना है, ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें रखते हैं। सेम ऐसे ही आपका स्कूल है, स्कूल में भी नियम बनाए गए हैं कि आपको किस समय स्कूल जाना है, किस समय वहाँ पे आप टाइम टू टाइम पीरियड लगेगा, टाइम टू टाइम
है ना, छुट्टी होगी, इस समय छुट्टी होगी, ऐसा होगा, इसका भी एक नियम बनाया गया है। नियमों की जरूरत क्यों पड़ रही है? नियमों की जरूरत इसलिए पड़ रही है, अगर आपके स्कूल में नियम ना हो, आपके घर परिवार में नियम ना हो, तो जब मर्जी तब बच्चे आएंगे, जब मर्जी तब बच्चे जाएंगे, है ना। इसी की वजह से रूल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नियम कानून नहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी स्कूल को या किसी भी फैमिली को या फिर किसी भी देश को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता है। इसी वजह से नियम और कानून की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्कूल तो छोटा होता है लेकिन देश तो बहुत बड़ा है, इसलिए नियमों कानूनों को जब लिखा गया तो लिखते लिखते बहुत सारे नियम कानून लिख दिए गए और इसी का एक बुक तैयार हो गया, इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही बातें? काम इसका क्या होता है? काम जिस प्रकार से नियम का काम होता है एक दूसरे के बीच में तालमेल बिठाना, कि ना आपको दिक्कत हो ना मुझे दिक्कत हो, इसी प्रकार से नियम संविधान के द्वारा सरकारों के बीच में, समूहों के बीच में, है ना, जितने भी संस्थाएं हैं उनके बीच में एक तालमेल बिठाया जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, ना तुमको दिक्कत ना हमको दिक्कत, है ना। जो भी बातें लिखी गई है ऑलरेडी संविधान में लिख दी गई है। सरकार जो भी बातें करेगी, जनता के सामने कुछ भी चीजें रखेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रखेगी, किसी को उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही बात लिखा है कि संविधान सरकार, समूह, न्यायालय तथा अन्य संगठनों के बीच विश्वास तथा तालमेल बिठाता है। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, क्या एस्टैब्लिश करता है? ट्रस्ट बिल्ड करता है, और क्या बिल्ड करता है? कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है। किन चीजों में? बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ग्रुप्स, कोर्ट्स एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है। आगे, संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती, यानी कि जितनी भी बातें संविधान में लिख दी गई है कोई भी गवर्नमेंट उस चीज को उल्लंघन नहीं कर सकती, मतलब वायलेट नहीं कर सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार इस चीज को वायलेट नहीं कर सकती है, इस चीज का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारी की सारी बातें किसमें लिख दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को बनाया, यानी कि देखिए संविधान में ये खुद की बातें लिखी गई है कि आप मेरा संरक्षक करोगे, मतलब क्या? सिक्योरिटी, जो गार्जियन हो वो कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अगर संविधान में कोई छेड़छाड़ होता है या संविधान में कोई प्रावधान बदलने की कोशिश की जाती है तो उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी उठाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय उठाएगा, ये देखने का कि भाई कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। हालांकि संविधान में जो चेंजेस होता है वो लोकसभा राज्यसभा से होता है, ठीक है, संसद से होता है, लेकिन उसमें चेकिंग करने का काम कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ भी बदल दे रहे हैं, ये सब चीज चेक करने का जो काम करती है कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। तो जो गार्जियन बनाई है, जो बॉडीगार्ड बनाई है, वो किसने बनाया है? संविधान ने खुद सर्वोच्च न्यायालय को जिम्मेदारी दी है ताकि ये चीजें हो पाए। तो देखिए यही लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द सुप्रीम कोर्ट द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन उन्होंने बनाया है। चलिए भाई समझ में आ गई बातें। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सारी चीजें हमने थोड़ी सी बात कर ली है। अब कुछ बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कुछ बातें अपने दिमाग में रखिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। दो ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंटों से पूछता हूँ जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बातें याद होनी आप लोग को जरूरी है। एक्चुअली देखो बच्चों को ना, कई बच्चों को रेयर टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि हम साल में ना दो प्रकार के डेट को सेलिब्रेट करते हैं ना। कौन कौन से? एक करते हैं हम 26 जनवरी, तो दूसरा करते हैं 15 अगस्त, ठीक है। अगर मैं सडनली पूछ दूं कि 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भैया उनको ध्यान ही नहीं आता है। तो दो बातें आप याद रखना कि जो अपना इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को हम ना रिपब्लिक डे मनाते हैं। इट मीन्स कि जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, ये बात याद रखिएगा, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दो डेट आपको याद रखनी है। अच्छा एक डेट और यहाँ पे आप याद रखना कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, बट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर, ठीक है, 1949, यानी कि बना था 26 नवंबर 1949 को, और जब इसको लागू किया गया था मतलब 2 महीने के बाद इसको लागू किया गया था। तो ये बात याद रखना। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 को इसको लागू किया गया था। चलिए भाई ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज और समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है?
वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आखिर संविधान की जरूरत ही क्यों है? तो सबसे पहली बात समझिए, हमें संविधान की जरूरत इसलिए है ताकि हम देश को अच्छे से चला पाए, यानी कि सुचारू रूप से चला पाए, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी कंट्री, इस चीज के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, यानी कि अगर प्रत्येक सरकार देखा जाए, कोई भी सरकार बनेगी तो वो सब की सब संविधान के ही अकॉर्डिंग, ठीक है, सारे कार्यों को करेगी। यही लिखा है कि एवरी गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे, संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, और जो कि सरकार की मूल संरचना तथा कार्यों को निर्धारित करती है। यानी कि सरकार बनेगी कैसे, सरकार काम कैसे करेगी, और सरकार क्या क्या चीज कर सकती है, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी संविधान में लिख दिया गया है। इसीलिए कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ विच डिटरमाइन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बताती है, और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ये भी चीज बताती है कि आज गवर्नमेंट क्या क्या कार्य कर सकती है। इन सभी चीजों को डिटरमाइन करने का काम जो करती है कॉन्स्टिट्यूशन करती है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? मतलब कोई भी ऐसी परेशानी आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। देखिए बेनिफिट आप लोग का भी है और साथ में हमारा भी है, हम मिल के काम करें, क्या दिक्कत है ना। अच्छा, जिन भाइयों और बहनों को नोट्स चाहिए तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ऐप पे आइए, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहते हो यूट्यूब पे ना पढ़ के कहीं एक सेपरेट जगह पे पढ़ना, तो भी आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, वहां पे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि कुछ और बातें संविधान के बारे में, संविधान के में और क्यों आवश्यकता है। तो देखिए संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कि जो संविधान है ये भी क्लियरिफाई करता है कि पावर टू टेक द डिसीजन इन सोसाइटी किसके पास होगी, यानी कि सरकार किसकी रहेगी, सरकार बनेगी कैसे, या फिर सरकार को चुना कैसे जाएगा, ये सब भी डिसाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिटरमाइन हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी ये भी डिटरमाइन करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। आगे, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है, यानी कि कितने हद तक आप कानून को लागू कर सकते हो ये भी डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट किस हद तक किसी भी कानून को अपने नागरिकों पर लागू करेगी ये भी डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसा कि हमें पता है कि हमें कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। अब इस फंडामेंटल राइट्स को जो अधिकार में मिले हुए हैं, अब इन अधिकारों का हम गलत यूज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए राइट टू फ्रीडम मेरे पास है, तो फ्रीडम है तो मतलब इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं राह चलता किसी को भी मारता चलूं, नहीं ना, क्योंकि जहां पे मैं अपनी फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया वहीं पे हमारी जो फ्रीडम है वो सामने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और इसी की वजह से मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें अपनी एक कुछ लिमिटेशन हो, यानी कि हमें कानून के दायरे में रहकर अपनी चीजों को करना चाहिए। तो यही बात लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट द लिमिट ऑफ लॉ दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है, एक लिमिट सेट करता है ना, एक कानूनों का एक लिमिट सेट करता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कोई भी नियम कानून लागू करेगी उसकी क्या लिमिटेशंस रहेगी ये भी सेट करने का काम किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का काम, ठीक है। तो हमने दो टॉपिक कर लिया, संविधान के बारे में हमने पढ़ लिया, संविधान बना कब ये हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने ये पढ़ लिया कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कर रहे हैं, आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब इस चीज को बनाया गया था। तो समझिए होता क्या है, ये महात्मा गांधी के टाइम से ही, जैसा कि हमें पता है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे। तो महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाया था, क्या मूवमेंट चलाया था, क्वाइट, देखिए लिखा है ना क्वाइट इंडिया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इस चीज को चलाया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये बात रखी गई थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1939 में एक युद्ध स्टार्ट हुआ था जिसको हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। 1939 से 1945 तक ये युद्ध चला था, और इसमें ये आश्वासन दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से कि हम आपके देश को आजाद कर देंगे। तो यही बातें लिखी गई है कि आजादी हमें कब मिलनी शुरू हुई, इसकी बात 1942 से स्टार्ट हो गई थी। तो टॉपिक अपना क्या है कि संविधान सभा बनने की बात कब से शुरू हुई थी, ठीक है। तो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
अन्य देशों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का दबाव इंग्लैंड पर डालने मतलब दबाव डाला गया, ठीक है, कि आप भारत को आजाद कर दीजिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद प्रेशराइज किया गया इंग्लैंड को कि आप भारत को आजाद कर दीजिए। और इसी की वजह से इन सभी दबावों के बाद इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय कर लिया और उसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। और एक कैबिनेट मिशन का काम क्या था? भारत की सत्ता को भारत के लोगों को हस्तांतरित करके वहां से वापस आ जाना। यानी कि कैबिनेट मिशन का काम यह था कि भारत का जो सत्ता है भारत के लोगों को दे दो और देने के बाद वहां से वापस आ जाओ। तो इसकी बात होनी कब से शुरू हो गई थी? 1942 को, ठीक है। इसकी वजह से कैबिनेट मिशन को 1946 में भेजा गया और उसके बाद जो भारत में आया तो भारत में सारी चीजों को देखा, देखने के बाद यहाँ पे सत्ता को हस्तांतरित किया और उसके बाद देके चला गया। तो ये लिखा है कि बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस कब बनने की बात शुरू हुई थी? तो ये लिखा है कि आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अदर कंट्रीज स्टार्टिंग टू प्रेशरिंग इंग्लैंड टू फ्री इंडिया, यानी कि प्रेशराइज करने लगे कि आप इंडिया को स्वतंत्र करो और इसके बाद हमें आज़ादी मिल गई। विथ ऑल दीज प्रेशर्स इंग्लैंड डिसाइडेड टू फ्री इंडिया, और उसके बाद इसने यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेजा और कैबिनेट मिशन ने क्या किया? यहाँ के लोगों को ट्रांसफर किया, सत्ता को ट्रांसफर किया और वहां से रिटर्न चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो बात हो गई, लेकिन बात होने के बाद जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, तो इसने कहा कि भाई देखो हम आजाद तो आपको कर देंगे, लेकिन आप ना कुछ प्रोविजंस मतलब कुछ प्रावधान उसने दिया कि देखो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, एक संविधान सभा बनाइए जो कि संविधान का निर्माण करेगा। और संविधान का निर्माण इसलिए क्योंकि एक देश को चलाने के लिए संविधान की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो ये लिखा है कि कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किए, जिसमें एक प्रावधान था संविधान सभा का गठन करना, यानी कि द कैबिनेट मिशन मेड सम प्रोविजंस इन द ईयर 1946, one of which was the formation of a constituent assembly, यानी कि बहुत सारे इसने प्रोविजंस दिए, उनमें से एक था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर कोई कर दे कि जो संविधान है, संविधान का निर्माण किसने किया, तो आप यहाँ पे किसी एक पर्सन का नाम नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पर्सन का नाम ले लेते हैं कि इन्होंने किया, भीमराव अम्बेडकर ने किया, या राजेंद्र प्रसाद ने किया, या जवाहरलाल नेहरू ने किया। ऐसा नहीं, आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बोलोगे। हाँ, ये हो सकता है कि योगदान इनका हो सकता है ज्यादा या कम, लेकिन अगर देखा जाए तो संविधान निर्माण किसने किया था? हिंदी में बात करें तो संविधान सभा ने किया था, और इंग्लिश में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, क्योंकि ये श्रेय आप सबको दोगे। अब ये जो संविधान सभा था, संविधान सभा में टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी? 389 मेंबरों की संख्या थी। तो आप इसमें किसी एक व्यक्ति को ही नहीं कह सकते कि आपने संविधान को लिखा है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको आपका रोल ज्यादा था, इस वजह से आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसमें जो संविधान सभा पूरे मेंबरों को इसका श्रेय दिया जाता है। एक चीज और बता दूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर के नाम से हम जानते हैं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और इन्हीं की वजह से आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जिसमें सभी लोगों को एक समान दर्जा दिया गया है ना। हालांकि दलित थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको उतना ज्यादा अपने हक की लड़ाई इन्होंने लड़ी, संविधान को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया, इस तरीके से बनाया, और इन्हीं की वजह से आज हम है ना आराम से रह पा रहे हैं, ठीक है। और आराम से हमारा जो सिस्टम चल रहा है इन्हीं की वजह से चल रहा है, क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा रोल था और इन्होंने ही जो स्ट्रक्चर था वो तैयार किया था, और इन्हीं की वजह से सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। तो ये बात आप समझिएगा कि BR अम्बेडकर को भारतीय जो संविधान है उसके पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए भाई, तो ये हमने बात कर लिया। तो संविधान को किसने बनाया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, या फिर बोल दोगे संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। चलो अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। थोड़ी सी और क्या बात करेंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, यानी कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने एक प्रकार का प्रोविजन रखा, ठीक है। क्या प्रोविजन रखा? तो प्रोविजन उसने ये रखा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी, और इसकी सबसे पहली मीटिंग की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला इसका मीटिंग किया गया था। सबसे पहला क्या किया गया था? इसका मीटिंग किया गया था।
दूसरी चीज, जब ये मीटिंग किया गया था उस टाइम पे जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मतलब समझिए जो प्रेसिडेंट थे, उनको फिक्स नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए इस अधिवेशन की यानी कि जो पहली मीटिंग हुई थी, इसका जो चीफ बनाया गया था, जो मेन बनाया गया था, हेड बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। और आगे चल के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष चुना गया। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जो टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को एक अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसके बाद इन्होंने ही सारा कार्यभार अपना देखा अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है, आगे 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपना उद्देश्य रखा था। तो यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब रखा था, 13 अगस्त 1946। समझ आ रही बात। तो सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा हमने क्या बात किया, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद एक्चुअल में प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इन्होंने प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने के बाद देखा जाए, प्रस्तुत करने के बाद 13 दिसंबर को इन्होंने ये किया, और 22 जनवरी 1947 को इस चीज को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लोगों ने डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद इसको इन्होंने अपना मंजूरी दे दिया कि हाँ भाई जो भी ऑब्जेक्टिव पेश किया गया है उस चीज को मंजूरी दे दी गई। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारी समितियां बनी गई थी। समितियां क्या होती है, कमेटी समझते हो ना, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी, छोटी छोटी सी कमेटियां बनाई गई थी। इनमें से जो सबसे ज्यादा मेन था उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी कि बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी इस चीज को करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए। लमसम देखा जाए तो 8 के आसपास समिति बनाई गई थी। उनमें से जो सबसे ज्यादा मेन था वो था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उनके जो मेन थे सचिव थे, उनको किसको बनाया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इतनी बात समझ में आ गई। उद्देश्य को एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इनका मेन काम था स्ट्रक्चर तैयार करना, संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना। आप समझिए टोटल जो मेंबर सेलेक्ट किए गए थे इस चीज के लिए 389 मेंबर सेलेक्ट किए गए थे। कितने मेंबर सेलेक्ट किए गए थे, 389 मेंबर सेलेक्ट किए गए थे। अब बात यहाँ पे आती है कि भैया 389 मेंबर जो सेलेक्ट किए गए थे, उस समय तो करोड़ों की आबादी थी, तो क्या उस समय इलेक्शन हुए थे, तो हाँ, इलेक्शन तो उस तरीके का नहीं हुए थे जिस तरीके से आज हम देखते हैं इलेक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा 389 मेंबरों का चुनाव किया गया था। तो क्या लिखा है, 1935 में स्थानीय प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा में टोटल 389 मेंबरों को सेलेक्ट किया गया था। और ये सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, प्रांतीय विधान सभाओं को दी गई थी। किसको दी गई थी, प्रांतीय विधान सभाओं को दी गई थी। अब एक बात आप समझिए, थोड़ा सा मैं आपको प्रांतीय विधान सभाओं के बारे में थोड़ा चीज मैं बता दूं। 1935 में उस समय भी कांग्रेस थी, उस समय भी कांग्रेस इंडिया पे रूल्स लागू करती थी। ठीक है, बेशक वो ब्रिटिश सरकार का बहुत ज्यादा उस टाइम पे रोल रहा हो, लेकिन कांग्रेस भी अपना रोल निभाती थी। तो प्रांतों में विधानसभा के लिए ये अपने मेंबर चुनते थे। तो 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुछ मेंबरों का सिलेक्शन किया गया था। यही मेंबरों ने चुना, किस चीज को चुना, इन मेंबरों को, संविधान को बनाने के लिए 389 मेंबरों को इन्हीं मेंबरों ने चुना था, जो कि ये थे प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, इन्होंने ही 389 मेंबरों को इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा चुना था। समझ आ रही बातें। अच्छा, प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ये बात समझ लीजिएगा। तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसके साथ साथ संविधान सभा की जो रचना है ये किसके द्वारा हुई थी, कैबिनेट मिशन के परामर्श के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हुई थी इन कैबिनेट मिशन के द्वारा। समझ में आ गई चीजें। तो टोटल मेंबरों की संख्या कितने हो गए, 389 मेंबर हो गए। इनको चुनने का काम किसको था, प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव असेंबली का था, इन्होंने इस चीज को चुना था। और कैबिनेट मिशन का इसमें बहुत ज्यादा हाथ रहा है,
ठीक है, इन्हीं के परामर्श के द्वारा ये सारी चीजें हुई। चलिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भैया 389 जो मेंबर थे, अब 389 मेंबर कहाँ कहाँ से चुन के आए थे? तो 389 मेंबर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 292 जो मेंबर चुन के आए थे, ये आए थे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल से। अब इस चीज को समझिए, जैसे मान लेते हैं जब अपना जो देश रहा है, जिस टाइम पे ब्रिटिश सरकार भारत पर रूल करने के लिए आई थी, उस समय ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देखो सबको अपने कब्जे में ले पाना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेंगे, कुछ हिस्से को जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चल रहा है उनसे ना हम टाई अप कर लेते हैं। टाई अप कर लेंगे तो जनता से पैसा कौन लेगा? राजा लेगा। राजा से पैसा कौन लेगा? हम लेंगे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पैसा किसके पास आ रहा है? ब्रिटिश सरकार के पास आ रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद उसने ये कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो मेरे कब्जे में रहेंगे, मतलब डायरेक्ट शासन करूंगा। कुछ ऐसी चीजें जो राजा महाराजा जहां से लेते हैं वहां से मैं टैक्स लूंगा, राजा महाराजा उनसे टैक्स लेंगे, राजा महाराजा से मैं टैक्स लूंगा, बात होगी खत्म। तो ऐसे ही जहां पर ब्रिटिश सरकार का खुद का शासन रहा है वहां से वो 292 मेंबरों का सिलेक्शन हुआ। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए ऐसे जगह जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था वहां से 93 लोगों का चुनाव किया गया। इसको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। वहां से 93 सदस्य चुन के आए थे। और जो 4 आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए थे, यानी कि जहाँ पे चीफ कमिश्नर होते हैं ना, वहां से लेके आए थे। तो 292 ब्रिटिश रूल्स, मतलब जहाँ पे डायरेक्टली देखा जाए जहाँ पे ब्रिटिश रूल था वहां से 292 आए थे। 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे और जो 4 आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए थे। और तीनों को ही कैलकुलेट कर दिया जाए तो मेंबर कितने हो गए? 389 मेंबर होते हैं। अब यही बातें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी वही नीचे भी लिखी है। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य चुन के आए थे। देसी रियासतों से 93 चुन के आए थे। और जो 4 चुन के आए थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से चुनकर आए थे। ठीक है, समझ बातें। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं और क्या हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी प्रांत थे, देसी रियासत थी, रियासतों के समूहों को उनकी आबादी के हिसाब से बांट दिया गया था। आबादी के हिसाब से लमसम देखा जाए तो 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को सिलेक्शन किया गया था, क्योंकि उस समय करोड़ों की आबादी थी। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो यही लिखा है कि हर एक प्रांत देसी रियासतों के समूहों को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें बांट दी गई थी। और इसमें चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, मतलब सभी लोगों को मौका दिया गया था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा में शामिल होने के लिए। आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा बुलाई गई, तब उसमें संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की तादाद कम होकर कितने हो गए? 299। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। पहले तो सिलेक्शन ये होगा कि 389 मेंबर रहेंगे, चलो ठीक है, कहाँ कहाँ से चुन के आए ये भी बता दिया मैंने। अब बात यहाँ पे आती है कि जब देश आजाद हुआ, कब हुआ? 1947 में जब आजाद हुआ, तो उस समय जो पाकिस्तान से चुनकर आए थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो इंडिया से चुन के आए थे वो इंडिया में रह गए। तो इस वजह से पहले मेंबरों की संख्या थी 389 और अब मेंबरों की संख्या रहेगी 299। तो अब टोटल मेंबरों की संख्या रहेगी 299। अब 299 मेंबर ही बचे रहते। तो यही बात लिखा है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कन्वेंस्ड ऑन 31 October 1947, the actual member of the Constituent Assembly was reduced to 299। टोटल मेंबरों की संख्या कितनी होगी? 299। आगे, और जिस समय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, मतलब 26 नवंबर 1949 में जिस समय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उस समय इन मेंबरों में से भी 284 मेंबर अवेलेबल थे और इन्होंने ही लास्ट में साइन किया और साइन करने के बाद संविधान को वो कर दिया। ठीक है, और इसमें से 15 महिलाएं थी। तो आउट ऑफ दीज ए टोटल ऑफ 284 मेंबर्स वर प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड दे साइन, इन्होंने साइन किया फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, और इनमें से 15 देखा जाए तो महिलाएं थी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रहा अपना जो संविधान है, कुछ इस तरीके से बना। अच्छा, जब संविधान बन गया तो इसमें टोटल इसको डिवाइड किया गया 22 पार्ट्स में, 8 शेड्यूल में, इसके अलावा 395 अनुच्छेदों में, मतलब 22 भाग 8 अनुसूचियां 395 अनुच्छेदों में इसको डिवाइड कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे कोई पूछे कि अभी कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहोगे 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में क्या है? डिवाइड। पहले कितना था? 22, अब कितना हो गया? 25। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 हो गई। पहले 395 अनुच्छेद था, अब कितने? 470 है। अच्छा, दूसरी चीज अगर कोई आपसे पूछे कि इसको बनने में कुल कितना समय लगा, तो आप देखिए
2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगा था। 165 इसमें बैठकें की गई थी और संविधान को बनने में लमसम देखा जाए तो 64 लाख रुपीज लगा था, अबाउट 64 लाख रुपीज, मतलब लमसम देखा जाए तो 64 लाख के आसपास लगा था, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अबाउट 64 लाख रुपीज वर स्पेंड इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रही बात है? अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही हिंदी और इंग्लिश में लिखने का काम किया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से ही संविधान को लिखा है, ठीक है, उस चीज को लिखने का काम किया इंग्लिश और हिंदी में। तो ये लिखा है कि संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी है। संविधान की असली पत्रिकाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। द ओरिजिनल कॉपीज इन द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वे रिटन इन 2 लैंग्वेजेस, फर्स्ट इज हिंदी एंड सेकेंड इज इंग्लिश। इसमें कोई दिक्कत? तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? सबसे पहले संविधान का डेफिनेशन पढ़ लिया, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ लिया, किस तरीके से हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ, है ना, सारे चीजें कर लिया। इसकी बात कब से हुई थी? देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें याद करने वाली। सबसे पहली चीज, बैठक सबसे पहले कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, अपना अध्यक्ष बना दिया गया था। 13 दिसंबर को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर आगे चल के 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और फिर उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी और बढ़ती चली गई। टोटल स्टार्टिंग में टोटल मेंबरों की संख्या थी 389, लेकिन आगे चल के इन मेंबरों की संख्या कम हो गई, 299 हो गई, क्योंकि इन देश आज़ाद हो गया। तो उस समय पाकिस्तान से जो चुन के आए थे पाकिस्तान में चले गए, इंडिया वाले कम बच गए। तो टोटल कितने हो गए? 299 हो गए। और जिस समय संविधान पे हस्ताक्षर करने की बारी आई उस समय टोटल अगर मेंबरों की संख्या देखा जाए तो 284 थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। और इस तरीके से संविधान को बनाया गया। स्टार्टिंग में देखा जाए तो 22 भाग थे, मतलब 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, मतलब 8 अनुसूचियां थी। और अनुच्छेदों की बात करें तो 395 थी। लेकिन आगे चल के आज की डेट में देखा जाए तो 470 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग में इसको डिवाइड किया गया। तो आई होप तो सारी चीजें समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ ये जो अपना फर्स्ट पार्ट था संविधान से रिलेटेड, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अपना पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम सारी चीज़ों को देखेंगे और सारी चीज़ को समझेंगे। एक बार नहीं समझ में आया तो भी एक बार वीडियो और देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लेते हैं।